उपचुनाव की काउंटिंग से पूर्व मुंगेर के लिए जगदानंद तो दरभंगा के लिए रवाना हुए तेजस्वी यादव स्थितियों पर रखेंगे नजर। उपचुनाव की मतगणना से पहले एनडीए ने किया जीत का दावा। बीजेपी कार्यालय में जश्न की तैयारी। राजद कार्यालय में दिन भर लटका दिखा ताला। राजद की मांग को चुनाव आयोग ने किया स्वीकार। सुबह 8 बजे से होगी पोस्टल बैलेट की गिनती। 8:30 से खुलेंगे ईवीएम के ताले। 8 साल बाद आया गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला। 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद। टीजीएस अप्रेंटिस बहाली पर जेएमएम नाराज। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। टीजीएस को सौंपा ज्ञापन। किसको मिला अधिक जनाधार? कितनों ने जीते दिल? कौन हुआ धाराशाह? क्या चले वादे विकास के? प्रचार का दिखा रंग। सब पर होगी चर्चा। बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सबसे पहले बताएंगे हम। 2 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार देखना ना भूलें, सिर्फ डीटीवी भारत। तो बस अब से कुछ देर शेष है जब ईवीएम के ताले खुलेंगे और उसके बाद किसके सर पे ताज चमकेगा, किसे जनता स्वीकारेगी, वो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। चलिए अब खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। राजद विधानसभा के उपचुनाव में सरकारी स्तर पर हर अनुमानित गड़बड़ी को रोकने की बड़ी तैयारी कर रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना के दिन सरकारी चालाकियों पर नजर रखने और तत्काल एक्शन में लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी उतार दिया है। ये दोनों नेता मतगणना के दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र में वहीं कैंप करेंगे। तेजस्वी यादव दरभंगा तो जगदानंद सिंह मुंगेर में कैंप करेंगे। संविदा कर्मचारी सब लोगों का हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि किसको क्या ड्यूटी दी गई है, तो हमारी नज़र वहाँ है। किसी भी प्रकार से जनादेश की चोरी का अपहरण ये हम लोगों का फर्ज है कि इसको ना होने दें। जनता ने जो जनादेश मिला है उसका सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं। हमारे चीज़ों को देखेंगे। हम दरभंगा जा रहे हैं और जगदानंद सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मुंगेर रवाना हो चुके हैं। हर जगह हम लोगों की पहली नज़र है और मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक शोषण करते रहे। उनके चाल और चरित्र को पूरा देश जान गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरभंगा दौरे और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के मुंगेर दौरे पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि राजद के नेता अब दोनों जगहों पर जहां मतगणना है वहां जा रहे हैं और वहां जाकर राजनीतिक ड्रामा करेंगे। इन्हें पता नहीं है कि इनके माता पिता 15 साल में बिहार को कितना बर्बाद कर चुके हैं। पहले ही महागठबंधन की राजनीतिक नौटंकी शुरू हो गई है। अभी खबर मिल रही है कि राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दोनों सीटों पर पहुंच गए हैं जहां का कल काउंटिंग होनी है। नेता प्रतिपक्ष इस बात को भूल जाते हैं कि 15 साल में उनके माता पिता ने क्या कुकर्म किया है जिसकी वजह से जनता ने उनको नकार दिया। फिर अब चूंकि उनको पता है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं तो अभी से ही रुदाली गैंग को उन्होंने सक्रिय कर दिया है। अब ये लोग वहां जाकर के राजनीतिक ड्रामा करेंगे कि भाई सरकार ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहेंगे ईवीएम की वजह से हरा दिया। मैं ऐसे रुदाली गैंग के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि भाई साहब, आप जब काम नहीं करिएगा तो जनता मत से आपको किनारे कर देती है, अपने मताधिकार के प्रयोग से सत्ता से बाहर रखती है। आपके माता पिता के कार्यकाल में 15 साल में क्या हुआ पूरे देश ने जाना है, पूरी दुनिया ने समझा है। बिहार को जिस तरीके से आप लोगों ने अपमानित किया तो बिहार की जनता बदला ले रही है। आपको जहां जाकर नौटंकी करना है कर लीजिए, लेकिन कल जो परिणाम आएगा वो निसंदेह एनडीए के पक्ष में आएगा।
दो सीटों पर होने वाले बिहार विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे मंगलवार को आएंगे और इसके पहले जहां एक और राजद के कार्यालय में ताला लटका मिला है तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नेताओं ने जीत का दावा कर जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा कि एनडीए की जीत के बाद राजद के दावे पूरी तरह से धाराशाही हो जाएंगे। प्रवक्ता है विनोद शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल रिजल्ट आने वाला है। हमने इससे पहले आरजेडी दफ्तर की भी तस्वीर दिखाई, गेट दोनों बंद हैं, कोई नहीं है वहाँ पे। बीजेपी में इतनी हलचल क्या? देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ अनवरत काम चलते रहता है। किसी भी दिन आप आएंगे तो यहाँ हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता प्रतिदिन मंदिर समझकर आते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। जहाँ तक चुनाव की बात है, दोनों सीटें हम लोग को पूरा विश्वास है कि हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि जब राजद कांग्रेस मिलकर लड़ रहा था, तेज प्रताप साथ में थे, तब दोनों सीट हम लगातार जीत रहे थे। तो सीधा हिसाब है कि जब वो तीन जगह हैं और हम एक जगह मजबूती से लड़ रहे हैं, जदयू, भाजपा और वीआईपी से हम सभी लोग काम किए हैं और आम जनता का भी विश्वास है हमारे कामों पर, क्योंकि काम के बल पर हम लगातार इतने दिन तक राज कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को आशा है कि जनता ने निश्चित रूप से मतदान किया हमारे पक्ष में और दोनों सीट हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। और जो हताशा और निराशा है, वो आपने अभी जस्ट बताया कि राजद में ताले लटक रहे हैं, वो लोग पूरी तरह से निराश और हताश हैं, क्योंकि जानते हैं कि जनता उन पर विश्वास करने वाली नहीं। अच्छा, एनडीए एकजुट होकर इस बार चुनाव लड़ा है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस अलग अलग लड़ी है, तो इसलिए उसका असर पड़ेगा, जनता अलग अलग लोगों को वोट देगी। निश्चित रूप से उसका तो असर पड़ता ही है, लेकिन जब साथ थे तभी हम जीते थे। वो साथ मिलकर लड़ रहे थे, उसके बाद भी हम जीत रहे थे। तो मैंने पहले ही जिक्र किया कि मार्जिन बड़ा होगा मेरा, इस बार जीत का मार्जिन बड़ा होगा। निश्चित रूप से आपस में उनके कुछ वोट बटेंगे तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे, वोट का मार्जिन बड़ा हो जाएगा। बिहार विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले चुनाव आयोग ने राजद की मांग स्वीकार करते हुए चुनाव आयोग ने 2 नवंबर को दोनों सीटों की मतगणना में सुबह 8 बजे से बैलेट पोस्टल वोटों की गिनती कराने की बात कही है। तो हालांकि ईवीएम और बैलेट पोस्टल दोनों की गिनती एक ही कमरे में कराने की बात को अस्वीकार किया है। इस मांगों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना कराने की मांग की। दरअसल विधानसभा के आम चुनाव में राजद ने पोस्टल बैलेट में विधायकों के हार होने का दावा किया था, जिसके बाद इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की और इस दौरान सीएम नीतीश ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि अनाप शनाप बोलने पर पब्लिसिटी बटोरा जाता है। हालांकि इस दौरान सीएम ने महंगाई के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महंगाई को केंद्र सरकार की नकाई बताते हुए मुद्दे से किनारा करते बने सीएम नीतीश कुमार। तो महंगाई के मुद्दे पर राजद सुप्रीमो ने भी ट्विटर पर कटाक्ष किया है। अब कोई यहाँ की बात तो नहीं ना है, पूरे देश की न बात है। अब यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना। और जो भी अब पर्व त्यौहार है तो उस पर्व त्यौहार में तो लोग मनाते ही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं कहीं जो कुछ भी सीमित जगह पर कोई बात होती तो बात थी, लेकिन ये तो पूरे देश की बात है। और आप देख ही रहे हैं कि प्रतिदिन समाचार पत्रों में ये खबर आती है, कभी कभी रुकता है फिर बढ़ता है, तो ये कोई यहाँ की बात तो है नहीं। इसलिए इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो बढ़ ही रहा है। हाँ, नहीं, वो तो अलग अलग जगह का अलग अलग कीमत है। वो तो आपको वो तो एक अलग चीज़ है, कहाँ किसकी कीमत होती है वो तो राज्य के चलते नहीं ना है। वो तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी जो कीमत पहले से हो रही है उसी हिसाब से होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में गृह, पुलिस, सामान्य प्रशासन और भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस दौरान सीएम के पास ऐसी शिकायतें लेकर फरियादी पहुंचे, जिसे सुनकर सीएम चौंक भी गए। दरअसल एक फरियादी ने सुशासनी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन माफियाओं ने जीना मुश्किल कर दिया है। इतना ही नहीं, कहा कि इसकी शिकायत भी पत्नी ने डीआईजी को की। उस दबंग ने धमकी दी कि चौराहे पर पत्नी की इज्जत लूट लेंगे। तो मुजफ्फरपुर से एक पीड़ित परिवार अपनी लापता बच्ची की बरामदगी के लिए सीएम से गुहार लगाने पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत, मैं हूं धीरेन्द्र। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार में फरियादी आते हैं और नीतीश कुमार फरियादियों की फरियाद सुनते हैं। इसी बीच एक पीड़ित परिवार है जो आज भी अपना फरियाद लेकर के आए हुए हैं, लेकिन इन्हें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाने नहीं दिया जा रहा है और ये यहीं पर पूरे परिवार के साथ अनशन पे बैठे हुए हैं। और इनका कहना है कि मेरी बेटी पिछले 2 महीने से गुम हो गई है। क्या है आपकी समस्या, क्या है? से मेरी समस्या है कि 16 फरवरी 2021 को मेरी बच्ची का अपहरण हो गया था। 8 महीना बीत चुका है लेकिन मेरी बच्ची अभी तक बरामद नहीं हो पा रही। ये बिहार का ऐसे विधानसभा में भी आवाज़ उठी, SIT हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची बरामद नहीं हो पाई। एक कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली-जुली सरकार है, इसलिए मेरी बच्ची बरामद नहीं हो रही है। प्रशासन क्या कहती है? प्रशासन तो कहती है कि तुम कहीं इस केस में SSP महोदय साहब को दिल्ली बुलाए हुए थे, लेकिन दिल्ली गए थे, उसके बाद हम लोग वेट किए तो बोले कि तुम कहीं भी जाओ, या दिल्ली जाओ या बम्बई जाओ या कलकत्ता जाओ, कहीं भी जाओ, हमसे जवाब खोजेगा, हम कुछ भी लिख पढ़ के दे देंगे। अपराधी तो धराया हुआ है लेकिन कोई पॉलिटिक्स पार्टी के मिली जुली के द्वारा मेरी बच्ची बरामद नहीं हो रही है। अब हम लोग क्या करें? हम लोग बराबर आते हैं 1000-2000 रुपया लेके खर्चा करके, गरीब आदमी है, हम लोग यहाँ बैठ के जाते हैं। यहाँ 5-6 बार आके बैठ चुके हैं। अपराधी कौन है आपको पहले से पता है जो आपकी बेटी को अपहरण किया है? जी, मेरे घर के बगले का 2-3 घर का बाद है, वो तो अरेस्ट है, लेकिन मेरी बच्ची अभी तक नहीं मिली है। उसको पार्टी पॉलिटिक्स बचाने में उसको लगा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द CBI के हाथ में जाए केस, अब मेरी बच्ची को बरामद हो। हम इतना तक कहते हैं कि मेरी बच्ची जिंदा है सो और नहीं है सो बताया जाए, कि हम इतना भटक नहीं सकेंगे। लेकिन मेरी बच्ची जहाँ भी है, बच्ची मेरी सुरक्षित है। ये उनकी माँ भी है, यहाँ पे परेशान है, एक पूरे परिवार परेशान है, यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, उनकी माँ रो भी रही है। पटना में कांग्रेस सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। दरअसल कांग्रेस की ओर से 1 नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और जो कि 31 मार्च 2022 तक चलेगा। कांग्रेस के सदस्यता अभियान का लक्ष्य 25 लाख लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाना है, क्योंकि इससे पहले 16 लाख लोगों को सदस्यता ग्रहण कराया गया। इस बार पार्टी की कोशिश है कि बड़ी तादाद में नौजवानों और महिलाओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। तो वहीं उपचुनाव को लेकर फोन पर सोनिया गांधी और लालू यादव की बातचीत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बात क्या हुई ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस मुद्दे पर बात हुई ये जानना जरूरी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और उससे हम समझते हैं जो देश में जो फोर्स अभी छत बिछत करने में लगी हुई है, उससे मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी जी सक्षम अथॉरिटी हैं और हम सब मिलकर उनके नेतृत्व में काम करेंगे। बक्सर के राजपुर परसनपाह पंचायत से लक्ष्मी देवी ने नामांकन किया, तो वहीं प्रतिनिधि दीपक सिंह मुन्ना ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और वहीं उन्होंने कहा है कि 5 सालों से पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है। अभी मौजूद हैं राजपुर परसनपाह के मुखिया प्रत्याशी लक्ष्मी देवी के प्रतिनिधि के रूप में दीपक सिंह मुन्ना जी। तो सीधे उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे इस बार की पंचायत चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करता हूं, साथ ही यहाँ के देवरूपी जनता माता और बहन का भी स्वागत है कि जिनका असीम प्यार और स्नेह हमें प्राप्त हो रहा है। मैं इसका आजीवन अपने पंचायत क्षेत्र का जनता का आभारी रहूँगा। इस बार पंचायत चुनाव में आप उतर रहे हैं, लक्ष्मी देवी जी उतर रही हैं, किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा 2001 से 2021 में आ गए हम लोग। उधर 23 साल तो चुनाव नहीं हुआ, लेकिन 2011 से 2005 साल के अगर कार्यकाल देखिएगा तो 2011 से 2016 तक का जो कार्यकाल रहा उसमें पंचायत का जो विकास की गति थी वो 2016 के बाद धीमी पड़ गई। और मैं अथक प्रयास करता रहा कि नहीं, जो पंचायत के इस विषय स्थिति को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया है, उच्च स्तर पर उस धरातल पर लागू हो जाए। अभी हमारे पंचायत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के लोग बराबर हर साल बाढ़ से जूझते हैं। मुख्य सड़क से यहाँ कुछ आबादी है जो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पाई, उसको मुख्यमंत्री योजना में दिया गया। एक रोड तो बना, उसमें भी घपला हुआ और रोड अभी बाकी रह गए हैं। नमामि गंगे में बिहार के मात्र 7 पंचायत चिन्हित हुई थी, उसमें परसनपाह पंचायत चिन्हित हो गया था 2015 में, लेकिन उसका यहाँ पर जो विकास होना चाहिए वो नहीं लगा।
पटना में गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सोमवार को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अपना जजमेंट पढ़ने के बाद जज गुरविंदर सिंह ने सभी दोषियों को सजा का ऐलान किया है। एनआईए कोर्ट ने 4 को फांसी की सजा और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई, तो 2 अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा और 1 दोषी को 7 साल की सजा दी गई है। तो इधर फैसले के बाद कई नेताओं ने खुशी जाहिर की और कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है। 2 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा दी गई। ये फांसी की सजा विभिन्न धाराओं में एक ही सेक्शन के अंतर्गत नहीं, कई सेक्शंस के अंतर्गत फांसी की सजा दी गई है। लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है और बाकी जो है इसमें 1 अभियुक्त को केवल 7 साल की सजा दी गई है। 2 अभियुक्तों को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया है, जैसे उमेर सिद्दीकी है, अजहरुद्दीन है और अहमद हुसैन को 10 साल की सजा दी गई है। फिरोज अहमद को 10 साल की सजा दी गई है। यही के गांधी मैदान में जो सीरियल ब्लास्ट हुई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में, उसमें जो ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी थे उनको आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये बहुत ही न्यायालय पर विश्वास करने वाला, स्वागत योग्य विश्वास क्या चीज़ है और आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने वाला सजा है। ये 4 को आज फांसी की सजा हुई है, 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई है, 2 को 10 साल की सजा हुई है और 1 को 7 वर्ष की सजा हुई है। खबरों में रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में, बात है खास है, कुछ स्वाद है, क्या स्वाद है जिंदगी में। Cadbury's Dairy Milk. और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी।
गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सिवान के महाराजगंज उप डाकघर में पिछले 16 सितंबर से कार्य बाधित होने से नाराज उपभोक्ताओं ने उप डाकघर पहुंचकर प्रदर्शन किया और जैसे ही उपभोक्ताओं को उप डाकघर में कार्य ठप होने की सूचना मिली, उपभोक्ता आक्रोशित हो गए और उप डाकघर के कार्य प्रणाली के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इधर पर्व त्योहार को लेकर अधिकतर उपभोक्ता डाकघर पहुंच रहे हैं और कार्य बाधित होने से उन्हें लौटना पड़ता है। इसको लेकर आज उनका गुस्सा फूट पड़ा और नाराज उपभोक्ताओं ने जमकर डाक विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। गया कॉलेज के मुख्य गेट के पास तेज रफ्तार बस ने एक रिटायर होमगार्ड जवान को रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो सूचना के बाद मौके पर पुलिस दल के साथ घटनास्थल पर मौके पर पुलिस पहुंची और आपको बता दें कि आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर मुआवजे की मांग भी की और हंगामा भी किया। तो मृतक रिटायर होमगार्ड जवान की पहचान मेडिकल थाना क्षेत्र के जमड़ी निवासी दिनेश प्रसाद के रूप में की गई। एक्सीडेंट हो गया है, इसमें स्पॉट डेथ कर गए हैं, बस का नंबर आ गया है, उस पर हम लोग रिटर्न में कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर हो गया, एफआईआर रिटर्न देंगे तब देते हैं तो हम लोग करेंगे और उसका मुआवजा जो सरकारी मुआवजा है अभी सीओ साहब बीडीओ साहब सब आए हुए हैं देने के लिए और बाकी प्रक्रिया इंश्योरेंस का होगा, सरकार द्वारा 5 लाख वो मिले। मोतिहारी में रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया, जहां हॉस्पिटल चौक के पास कचरे के ढेर में 2 नवजात का शव पाया गया। इसके बाद सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और सूचना मिलने पर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन ने भी इस मामले में उचित जांच की मांग की। सहरसा में संदिग्ध अवस्था में ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को पकड़ा और रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई किया। बताया जा रहा है कि युवक प्रेमिका से मिलने गया, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसकी भनक लग गई और ग्रामीणों ने उसे पकड़कर रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि डीटीवी भारत नहीं करता। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा में महज कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक एक भी मधुबनी में छठ घाटों की सफाई नहीं की गई। खासकर फुलहर गांव स्थित पौराणिक बाग तड़ाग के छठ घाटों की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल भी व्रतियों को कचरे में घुसकर पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे में प्रशासन की लचर व्यवस्था से लोगों में आक्रोश है। अब बात झारखंड की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड के लोगों को दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। सोमवार को भालूबासा कुम्हार पड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुम्हारों से मिलने और चाक चलाकर खुद दिए भी बनाए। इस दौरान पूर्व सीएम ने पीएम मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि आज देश के लोग स्वदेशी अपना रहे हैं, जिससे यहाँ के कामगारों को काफी लाभ हो रही है। देखिए, मैं भी इंसान हूँ और पर्व त्यौहार हमारे संस्कृति के स्तंभ हैं। इस पर्व दिवाली पर्व के अवसर पर मैं भी मिट्टी का दिया जो हम लोग प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल फॉर वोकल यानी देश के स्थानीय उत्पादकों का हम अधिक से अधिक पर्व त्यौहार में खरीदे। आज के इस अवसर पर मैं खास में समस्त झारखंड वासियों को, समस्त जमशेदपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
सरायकेला के गम्हरिया स्थित टाटा ग्रोथ शॉप यानी टीजीएस द्वारा निकाले गए अप्रेंटिस बहाली के विरोध में सोमवार को फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टीजीएस गेट पर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के नाम एक मांग पत्र जो है वो सौंपा गया। इसकी जानकारी देते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने बताया कि टीजीएस में जो अप्रेंटिस की बहाली निकाली गई है उसमें कंपनी की ओर से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता न देते हुए बाहरी युवाओं को बहाल किया जा रहा है, जिस पर अगर प्रबंधन उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तो आने वाले दिनों में फिर से आंदोलन उग्र रूप से किया जाएगा। को झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला खरसवां जिला कमेटी की तरफ से हम लोग ज्ञापन सौंपे, जिसमें प्रबंधन को आग्रह किए हैं कि यहाँ में जितना भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिप्लोमा एवं विभिन्न जो भी यहाँ की वैकेंसी होगी, यहाँ के आदिवासी मूलवासी विस्थापित प्रभावित को 100% लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासत गर्म है। इसको लेकर अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव के जिन्ना की तुलना पटेल और गांधी से किए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जिन्नावादी आएंगे तो फिर से राम भक्तों पर गोली चलवाएंगे। समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। फिलहाल खबरों में बस यहाँ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।